तो कहानी कुछ ऐसी है, हमारे एमसी को उसके माँ बाप ने अबैंडन कर दिया है ये कहकर कि हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा वीक है। उसके बाद एक संत ने या कहें एक ग्रैंड मास्टर ने उसको गोद ले लिया और उसको ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाई जिससे वो ताकतवर बन सके। लेकिन उसकी 7 सिस्टर्स भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, वेल्दी हेल्दी जो भी कह लो। इसकी 7 सिस्टर इतनी ज़्यादा बेहतरीन, इसकी सारी बहनें मतलब एक नंबर है। और अब एमसी को भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, तो इसकी जर्नी है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ताकि ये अपनी और अपने फैमिली की या कहीं 7 सिस्टर्स की रक्षा कर पाए। तो देखते हैं मानवा किस मोड़ पर जाता है, क्या अपने एमसी इतना ज़्यादा ताकतवर बन पाएगा कि वो अपना एक्चुअल में पर्पस ढूंढ पाए। तो मानवा की शुरुआत में हमें एक सपने से दिखाई जाती है जहाँ पर अपने एमसी के सपने में सिर्फ वही ख्याल आ रहा होता है कि उसके माँ बाप ने कैसे उसे अबेंडन कर दिया है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। और अब अपना बंदा एक ट्रेन में जागता है जहाँ की वो जो कि ड्रैगन सिटी के लिए निकल चुका है क्योंकि उसकी 7 बहनें वहीं पर रहती हैं, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे माउंटेन से निकाल दिया है। किस वजह से? एक ही वजह, भाई बंदे को इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि अपना बंदा बहुत ही ज़्यादा खाता है। अब वो ड्रैगन सिटी में पहुंच चुका है। वो देखता है कि लोग किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं कि देखो नंबर प्लेट देखो, गाड़ियाँ देखो, अरे देखो क्या तुम इसे जानते नहीं हो क्या। और उन गाड़ियों में से, उन महंगी महंगी गाड़ियों में से सिर्फ एक लड़की निकलती है जो कि ड्रैगन सिटी की आइस क्वीन होती है, गू शांगनियान, जो कि अपने एमसी की 7वीं बहन भी होती है। तभी 7वीं बहन को एमसी गले लगा लेता है क्योंकि उसकी बहन है ऑफकोर्स। और ये सब पब्लिक को नहीं पता होता है, तो वहाँ हल्ला गुल्ला मच जाता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, उसे पता नहीं है कि वो किसको हाथ लगा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बहन उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब एक होटल में जहाँ पर उसकी बहन अपने एमसी को बहुत ही ज़्यादा प्यार से खाना खिलाने लाई है। एमसी को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तुम्हें भी अगर ताकतवर बनना है तो भाई खाना खाते रहना चाहिए। चलो छोड़ो, अपना बंदा बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके खाना खा रहा होता है। उसकी 7वीं बहन उसे प्यार से खाने के लिए कहती है क्योंकि खाना कहीं जाने नहीं वाला। लेकिन एमसी बताता है कि पिछले कुछ सालों में मैं सिर्फ वेजिटेबल खा रहा हूँ, मैंने मीट को हाथ तक नहीं लगाया है। और आज वो मीट खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन तभी उसकी बहन पूछती है कि 7 बहनों में से तुम्हें कौन सी बहन सबसे ज़्यादा पसंद है। ये सवाल सुनकर, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा ट्रिक है, कोई भी इसमें फंस सकता है, लेकिन अपना एमसी भी चालाक है। उसने कहता है कि मुझे अपनी सारी बहनें पसंद है। ये सुनकर उसकी 7वीं बहन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उसे अपना सबसे ज़्यादा पसंदीदा नहीं कहा है। तो वो पूछती है, क्या तुम्हें बाकी बहनों को भी पता है कि तुम माउंटेन से आ चुके हो। एमसी कहता है कि हाँ उन्हें पता होगा, लेकिन अभी तक वो मुझसे मिलने नहीं आई हैं। हाँ, 7वीं बहन भी कहती है कि सही कहा, वे अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन अगर वे आई होती तो मैं उन्हें मुझसे तुम्हें कभी नहीं छीनने दूंगी। तभी वे खाना खा ही रहे होते हैं, तभी बाहर से कोई हल्ला गुल्ला मचा रहा होता है कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी कह रहा होता है कि ये प्राइवेट रूम है, यहाँ तुम नहीं जा सकते, ये होटल मेरी फैमिली से बिलोंग करता है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी वो गेट तोड़ अपने साथ कुछ बंदे लेकर और आया होता है और वो अंदर आके कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पीठ पीछे तुम किसी भी अहरे गहरे को डेट कर सको। लेकिन अपनी आइस क्वीन भी कह रही होती है कि लीफान तुम्हें यहाँ अंदर आने के लिए किसने कहा। लेकिन तभी ली कह रहा होता है कि मतलब वही हेटर, वो चिल्ला के कहता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि तुम मेरी फियांसे हो। लेकिन अपनी आइस क्वीन कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी फियांसे हो। तुम्हारे ग्रैंडपा ने, जब मेरे ग्रैंडपा ड्रंक थे तब ये शादी फिक्स हुई थी, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानती। तभी बीच में इंटरफेयर करते हुए एमसी भी पूछता है कि ये बंदा है कौन। आइस क्वीन कहती है ये बस एक कुत्ता है, इसे भौंकने दो। तो एमसी खड़ा होता है, ओह कुत्ता, मुझे पता है कि इनके साथ क्या करना चाहिए। तभी ली कह रहा होता है कि ओह तो तुम हो वो जिसने मेरी वूमन पर हाथ डालने की कोशिश की है। तभी एमसी कहता है तुम्हें पता है कि ये क्या है। वो मुक्का उठाता है, वो तुरंत ही एक मारता है। इसे कहते हैं डॉग फिशिंग बीस, मतलब कुत्ते को मारने वाला मुक्का। तभी पीछे से बहन, मतलब 7वीं बहन आइस क्वीन कहती है कि चलो मैं तुम्हें ग्रैंडपा से मिलाने के लिए ले जाती हूँ। और पीछे ली को ऐसे ही पड़ा छोड़ वे दोनों चले जाते हैं। तभी उसके दोनों चमचे आके उसे उठाते हैं कि आपको क्या, आप ठीक हैं। लेकिन वो उन्हीं को मारता है और वो एक कसम खाता है कि देखता हूँ तुम मेरी फैमिली को ये सब कैसे एक्सप्लेन करोगी। अब आते हैं गो फैमिली पर, जहाँ पर अब ये एमसी की नई फैमिली बन चुकी हैं, जहाँ पर उसके दादाजी और उसके आइस क्वीन के पिता एक जगह बैठ बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे आइस क्वीन के पिता कह रहे होते हैं कि डैड आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि शाओ फैंग यानी कि अपना एमसी हमारे मास्टर का डिसाइपल है। लेकिन उसके दादा भी कह रहे होते हैं कि मुझे भी बस 3 साल पहले ही पता चला। तभी वही दोनों आइस क्वीन और अपना एमसी दादा से मिलने के लिए आ गए होते हैं।
एमसी भी आगे बढ़ता है और अपने दादाजी को ग्रीट करता है। उसके दादाजी कहते हैं, हालांकि मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है तो तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। अब जबकि दादाजी ने यहीं रुकने के लिए कह दिया है तो अपनी आइस क्वीन उसको गेस्ट रूम दिखाने के लिए ले जा रही होती है, जो कि एमसी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अब अपनी आइस क्वीन अपने एमसी से एक क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम बाकी 6 बहनों को ढूंढने नहीं जाने वाले? एमसी कहता है कि हाँ, मैं ढूंढने तो जाने वाला हूँ, क्योंकि जबकि आपकी यहाँ पर शादी हो जाएगी तो मैं आपको ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन उसके सामने एक क्वेश्चन आता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? अपना एमसी कैजुअली हाँ कहता है, क्योंकि उसकी सिस्टर जो पूछ रही है। फिर अपनी आइस क्वीन कहती है, तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? मैं तुम्हारे बच्चों को भी जन्म दूंगी, क्या कहते हो? जिससे एमसी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन की तरह माना है, क्या तुम सच में मेरे साथ सोना चाहती हो? लेकिन अपनी आइस क्वीन उसका मजाक उतारे कह रहे होते कि ओह, तुम तो कितने ज़्यादा डर गए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि क्या तुमने बुरी आदतें तो नहीं सीख ली है। अब वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती कि तो ठीक है, मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। अब वो गेट के बाहर खड़ी है और पता नहीं वो बहुत ही ज़्यादा चुप है। खैर, उसके मन में कुछ तो भी है, वो हमें आगे पता चलेगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना एमसी और आइस क्वीन ड्रैगन सिटी के मंदिर के मेले में आए होते हैं, जो कि साल में सिर्फ एक बार होता है। लेकिन अपना बंदा सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे अच्छा खाने को मिलेगा, और वो आइस क्वीन उसको अच्छे खाने के लिए तरफ ले जाती है। वहीं पर उसी टेबल पर ली भी खाना खा रहा होता है। वो जल्दी से खड़ा होता है, चिल्लाता है कि गुशांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम इस जैसे कचरे को यहाँ पर लाओ? तुम्हें सच में हमारी फैमिली को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कैसे करते रखती हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन अपनी आइस क्वीन का फादर भी कह रहा होता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अपने आप में नहीं बढ़ रहे हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये शादी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तभी वो ली अपने फादर से शिकायत कर रहा होता है कि देखा, अब तो आपने अपने कानों से सुन लिया कि ये कितने ज़्यादा रेडिकुलस हैं। उसका फादर भी अपनी आइस क्वीन के दादा से कह रहा होता है कि क्या आप सच में इस पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, कि जबकि आपका खुद का यह वादा था? लेकिन अपने आइस क्वीन के दादाजी भी कह रहे होते हैं कि बच्चों में कहानी सुनी तो होती रहती है, और जबकि मेरे वादे की बात रही तो वो सिर्फ मैंने नशे में कहा था, तुम्हें इसे सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तब इसका फादर कहता है, मतलब ली का फादर कहता है कि तो फिर उसके बारे में क्या, जो उस शाओ फैंग ने मेरे बच्चे को मारा था? तभी ली भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं इस कमीने को अपने सामने घुटने टेक कर माफ़ी मंगवाना चाहता हूँ। अब वो बंदा बहुत ही ज़्यादा खींच के एक रैप्टो और मारता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहली बार भी माफ़ कर दिया था, क्योंकि मेरी 7 सिस्टर ने मुझसे कहा था, लेकिन इस बार लगता है तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तभी अपनी आइस क्वीन भी उसे रोकते हुए कह रही होती है कि तुम इससे डील करने के लिए अपना जोक मत बनवाओ। और आइस क्वीन उस ली से कह रही होती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती, और हाँ, ना आज न कल और कभी भी हमारी फैमिली एक नहीं हो सकती। तभी उसके पिता भी कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी अपनी इज्जत का फिक्र नहीं है? और उसके डैड अब उसके दादा से माफ़ी मांगते हैं कि जो भी इंसिडेंट हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप उसे माफ़ कर दें और हमारे बीच की फैमिली के रिश्ते को बनाए रखें। उसके दादाजी भी कह रहे होते कि नहीं, तुम्हें ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो होता रहता है। अब उसके डैड उसे ली को लेकर वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी पीछे से वो ली का बच्चा भी कहता है कि डैड, क्या सच में आप उन्हें ऐसे ही जाने देने वाले हैं? वे एक दोनों गाड़ी में बैठते हैं और उसके पिताजी कहते हैं कि आज जो बेइज्जती हमने सही है, उस बेइज्जती का बदला मैं 2 गुना बेइज्जती के साथ दूंगा, तुम चिंता मत करो। सीन शिफ्ट, अपना एमसी नहाकर बाहर आया होता है और एक बंदे को कह रहा होता है कि ओह, तो तुम मुझे माउंटेन से फॉलो कर रहे हो। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो अपने एमसी के रूम में होता है, और वो कह रहा होता है कि क्या सच में तुम्हें मेरी अभी भी परवाह है? एमसी हाँ कहता है। तो वो बंदा कहता है कि हमें इस बंदे के बारे में अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि लड़का है लड़की है। खैर, लड़का ही लग रहा है। सब लोग यही सोचते हैं कि तुम एक मूर्ख या इनके बेवकूफ़ बच्चे हो जो अपनी बहन पर या कहीं बहनों पर डिपेंडेंट हो, पर मैं हूँ जो तुम्हारी सच में असलियत जानता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा डेंजरस हो। तो क्या तुम अब अपने घर लौटकर उस कमीने को अपने पैरों तले कुचलने का ख्वाब देख रहे हो? अभी हमें पता नहीं कि ये किस बारे में बात हो रही है, हमें आगे पता चलने वाला है। एमसी मना करता है कि नहीं, मैं भी बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। लेकिन वो बंदा कहता है क्या सच में तुम वीक हो? अभी तुम क्वाइट इमोर्टल की तरह हो यंग मास्टर। तभी गेट नॉक होता है, या कहीं गेट खोला जाता है शाओ फैंग से, और वो कौन होती है? अपनी आइस क्वीन फिर से अपने एमसी का वो बेवकूफ़पन बाहर निकल आता है, जहाँ पर अपनी आइस क्वीन एमसी की बेड पर उछल कर या कहीं कूद कर पड़ जाती है। एमसी अपने बदन का ढकते हुए कह रहा होता है कि 7 सिस्टर, मतलब साधु बहन, आप ऐसे ही मेरे रूम के अंदर नहीं आ सकती, जबकि मैंने पैंट्स भी नहीं पहनी है।
और एमसी कहता है कि आपने भी इतने ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े क्यों पहने हुए हैं। आइस क्वीन कहती है कि सच में तुम मुझसे डरते हो। तभी वो उसके पास आती है और उसके हाथ पे मत देखो भाई, बहुत ही गलत जगह है। वो कह रही होती है कि हम तो बचपन से ही साथ में नहाते थे, क्या तुम्हें याद नहीं है। एमसी बहुत ही ज़्यादा शौक है और उससे दूर हो जाता है कि सेवन सिस्टर, हम जब बच्चे थे और हम अब बड़े हो चुके हैं तो हमें ये सब डिस्टेंस रखना चाहिए। तभी उसकी बहन बिस्तर पे बैठ जाती है और कहती है डिस्टेंस, हमारे बीच में कब से डिस्टेंस आ चुका है। और वह कहती है इवन हम और भी ज़्यादा क्लोज आ सकते हैं। लेकिन एमसी अब बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका है और कहता है कि आप मेरा मजाक उड़ाना बंद करो प्लीज़। अपनी आइसक्रीम भी मुंह फेरते हुए कह रही होती है जबकि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो ठीक है, मैं ये मजाक नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। और वो उसके पास आती है कि अगर तुमने अदर यानी कि बाकी 6 बहनों के साथ कोई भी ऐसा वैसा रिलेशनशिप रखा तो मैं तुम्हारा नुन्नू काट दूंगी। लेकिन अपना एमसी पीछे हटता है और कह रहा होता है कि मैं सिर्फ तो आप सबको सिर्फ अपनी बहन समझता हूँ, मैं ऐसे विचार अपने दिमाग में क्यों ही लाऊंगा। अब अपनी आइस क्वीन अपने एमसी को एक ऑफर देती है लेट नाइट डिनर करने के लिए। अब वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि ठीक है, अब जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा मेन गेट पर इंतज़ार करूँगी। और वो वहाँ से चली जाती है। अब पीछे से उसका वो बंदा या कहीं साथी भी आते कह रहा होता है कि यंग मास्टर, आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्यों ना आप इस डिनर को एंजॉय करो। लेकिन एमसी उसको वार्निंग देते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जबकि तुम मुझे यंग मास्टर कहते ही हो तो जाओ अब मेरे लिए कुछ काम करो। तो वो अब ऑर्डर मांगता है कि आखिर में मैं क्या करूं, मुझे ऑर्डर दीजिए। एमसी उसको ऑर्डर देता है कि ली फैमिली, मुझे उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत लग रही है, तो जाओ उनका पीछा करो और मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। अब बाहर की तरफ जहाँ पर दोनों मतलब एमसी और आइस क्वीन कार में बैठे जा रहे होते हैं, जहाँ पर आइस क्वीन उसे खाने के लिए पूछती है कि तुम क्या खाना चाहते हो। एमसी कहता है कि जो आपको पसंद हो वही। तभी एमसी को रियर व्यू में पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो वो केयरफुल रहने का सोचता है। तभी वो होटल पहुंचते हैं। अब होटल के अंदर जहाँ पर एमसी कह रहा होता है कि मैं थोड़ा वॉशरूम होकर आता हूँ। उसके बाद एमसी अपने पार्टनर का फ़ोन उठाता है। तभी उसके पार्टनर ने कुछ बता दिया होता है लेकिन हमें बताया नहीं जाता है कि उसने क्या बताया है। लेकिन एमसी को देखकर ऐसे ही लग रहा है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये ऐसी चाल वो चलने वाला है। तभी साउंड आता है कि कोई मदद के लिए पुकार रहा होता है, जहाँ पे एक लड़की अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा भीख मांग रही होती है कि प्लीज़ मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन वहाँ पे खड़ा एक बंदा कह रहा होता है कि शाओ टैंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्यों ना मैं तुम्हारा पति बन जाऊँ। लेकिन वो लड़की जल्दी से चिल्लाते हुए कह रही होती है कि लेकिन तुम्हारी पत्नी है और मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन वो बंदा और भी ज़्यादा उसके करीब आता कह रहा होता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा पुअर है, मुझे देखो, मेरी वाइफ को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूँगा। लेकिन वो लड़की बहुत ही ज़्यादा उससे भीख मांग रही होती है कि उसे छोड़ दे। लेकिन अब उसे बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि तभी वो अपने बंदे को कहता ऑर्डर देता है कि एक वीआईपी रूम ढूंढे ताकि वो अच्छे से इसे लेसन सिखा सके। तभी एमसी वहाँ पर आता है और हंसता है कि क्या सच में इतनी ज़्यादा एक्टिंग देखने को मिल रही है आज मुझे। चलो ये अब ये शो ख़त्म करते हैं। जबकि मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहे होते, तो अब मुझे दिखाओ कि तुम में एक्चुअली में क्या स्किल है। तभी वो बंदा अनजान बनते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। अब अपने एमसी कोई तभी ऐप दिखा रहा होता है जहाँ पर उसे पता चल चुका होता है कि ये बंदे उस ऐप पर अपने बंदे को ढूंढ रहे होते हैं। अब वो बंदे पर कह रहा होता है कि जबकि तुम्हें पता चल चुका है तो आप मर जाओ। तभी वे सब एक साथ अपने एमसी पर हमला करते हैं। एमसी कहता है कि मैं अपनी बहनों जितना तो ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ तुम जैसे को संभाल ना पाऊँ। अपना बंदा उछलता है और उनके पीछे आ जाता है। वो पीछे मुड़ता है और एक बंदे को किक मारता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा दूर जा गिरता है। अब वो सामने वाला बंदा भी बहुत ही ज़्यादा हैरान है कि अपना बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अपना बंदा अब उसका सर पकड़ता है और कह रहा होता है कि क्या तुम अब सॉरी मांगना चाहते हो। ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है और उसको एक रैप्टे में ही दूर फेंक देता है। अब बारी आती है 2 बचे बंदों की, जो कि भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमसी उन्हें रोकता है और उनकी भी धुलाई कर देता है। तभी पीछे से वो लड़की आती है और उसके बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होती है और उसकी तारीफ कर रही होती है, मतलब अपनी एनसी की। अब अपना एनसी गुस्से में और पीछे मुड़ता है, लेकिन एमसी सो गया कि वो इस तरह उसे क्यों देख रहा है। एमसी उसका बाल पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं सिर्फ मेल किलर्स के बारे में जानता हूँ। और वो उसे फेंक देता है, लेकिन और उसे उसकी प्रोफाइल दिखाते हुए कह रहा होता है कि ये देखो, यहाँ पर उस ऐप पर इसकी भी फ़ोटो लगी होती है कि ये बंदी मतलब किलर थी
और एमसी कहता है कि क्या तुम उन किलर में से एक नहीं हो, क्योंकि ली फैमिली मेरे बाहर इंतजार कर रही है और मुझे बांध कर नंगा कर कर रोड पर फेंकने का तुम्हारा इरादा नहीं था। अब लड़की भी हार मान चुकी है। बाहर की तरफ जहाँ पे वो ली का बच्चा अपने एमसी का इंतज़ार कर रहा होता है, उसके सामने एक बंदा होता है, शायद से वो ही है जिसको इसलिए ने सुपारी सुपारी दी होती है। वो बस उसको वार्निंग दे रहा होता है कि यंग मास्टर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम आपके पिता को क्या जवाब देंगे। लेकिन वो इसको कैजुअली लेता है कि आखिर होगा क्या, वो बंदा बहुत ज़्यादा वीक है, वो सिर्फ वो फैमिली पर डिपेंड है, जबकि आज वो अकेला है, तो मैं उसको तड़प रहा हूँ उसको टॉर्चर करने से। तभी वो गाड़ी में देखता है और एक बैट निकाल लेता है। अब सामने से अपना एमसी और वो लड़की आ जाते हैं, जिसे देख ली बहुत ही ज़्यादा फुदक रहा होता है आ जाओ। लेकिन वो उसका साथी, मतलब वही जिसने सुपारी ली होती है, वो बहुत ज़्यादा चालाक होता है, उसे रोकता है और देखता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। तभी एमसी कहता है कि ओ तो तुम फिर से मिल गए, तुम्हें मैंने पहले भी वार्निंग दी थी। ऐसा लगता है कि तुम्हारे भेजे हुए गुंडे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, वो तो मेरा वार्म अप भी नहीं कर पाए। तभी वो मेन बंदा आता है और अपने एमसी पर मुक्का चलाने की कोशिश करता है, जो उसे अपना एमसी इजीली डोज कर लेता है और उसके पता भी नहीं चलता कि कब उसने चाकू निकाल लिया उसके जेब में से। एमसी उठाता है और कहता है कि लगता है ये तुम्हारा है, चलो मैं तुम्हारी चीज़ तुम्हें वापस कर देता हूँ, और उसके सीने में गाड़ देता है। एमसी उसके ऊपर पैर रखता है और कह रहा है कि अगर तुम ज़रा भी ले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब आते हैं ली की बारी। ली बहुत ही ज़्यादा डर चुका है और कहता है कि तुम मेरे क्लोज मत आना, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा वार्निंग दे रहा हूँ। एमसी बहुत ही ज़्यादा उसे ईविल तरीके से देख रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम में हिम्मत है कि तुम मुझे वार्न कर सको? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली वीक क्या है। एमसी उसके पास आता है और उसके कान पकड़ता है, या फिर कहीं सर पकड़ता है, और वो कहता है कि चलो मैं दिखाता हूँ कि असली में क्या होता है, तुम बस रिलैक्स करो। और हमें वहाँ से सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब एमसी ऊपर आता है जहाँ पर अपनी आइस क्वीन खाना खा रही होती है या कहीं सूप पी रही होती है। उसे पूछती है कि क्या तुम इतने ज़्यादा लेट कैसे हो गए, क्या तुम बाहर किसी लड़की से चक्कर तो नहीं चला रहे थे? एमसी अपने आप को जल्दी से सफाई देते हुए कह रहा होता है कि नहीं, मैं बस रास्ता भटक गया था, और हाँ जल्दी से खाना खाते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा हंग्री हूँ। एमसी और अपनी आइस क्वीन अब खाना खा रही होती हैं दूसरी जगह हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो उसका ली का फादर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि ये किसने किया, और वो अपना मुक्का अपने बेटे पर जल्दी से मार देता है, जिससे ली बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि उसने मेरी हर बॉडी के पार्ट्स को इतनी ज़्यादा दर्द दे दिया है। तभी वो चिल्लाता है, लेकिन तभी जिसको सुपारी दी होती है वो बोलता है कि उस बंदे का ताकत हमने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दी, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि तुम पीस ऑफ ट्रैश, तुम असेसियन कहलाने के लिए भी लायक नहीं हो, तुम एक बच्चे को नहीं हरा पाए। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो उसी असेसियन का बॉस होता है, मतलब मेन लीडर यही है। और वो कहता है कि तुम किसी की भी एज से किसी की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। उसका फादर कहता है मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम बस उसे सबक सिखाओ। अब अगले दिन मॉर्निंग में उसकी साथी बहन उसे कहीं तो भी लेकर आई होती है, जो कि ड्रैगन सिटी की मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है। हमसे पूछता है कि वो आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। अपनी आइस क्वीन बताती है क्योंकि इसकी दूसरे नंबर की बहन यहाँ पर रहती है। एमसी बहुत ही ज़्यादा खुश है कि क्या मेरी सेकंड सिस्टर यहाँ पर रहती है। तभी अपनी आइस क्वीन अपने एमसी का कान पकड़ती है, तुम बहुत ही ज़्यादा मिलने के लिए बेताब हो अपनी सेकंड सिस्टर से, हाँ? लेकिन एमसी कहता है कि नहीं, मैंने बस उन्हें बहुत टाइम से देखा नहीं है, तो मैं बस थोड़ा सा देखने के लिए उत्सुक था। अब वे दोनों अंदर यूनिवर्सिटी में कहीं तो भी प्रेजेंटेशन रूम में आए होते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ की अनाउंसर वहाँ पर ऐलान करी होती है कि वो बता रही होती है कि एक बुड्ढा है, मतलब हम तो बुड्ढा ही कह सकते हैं, खैर उनका वेलकम करिए गर्मजोशी से, जिसने 100 इम्पेरेबल या कहीं कुछ तो भी क्या होता है, एक बुक लिखी होती है। वो आगे बढ़ता है और आगे कह रहा होता है कि ग्रीटिंग एवरीवन, मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी स्किल्स को एक चाइनीज़ मेडिसिन प्रैक्टिशियन होते हुए एक बुक लिखी है, और मैं उसको देने वाला हूँ जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड देने वाला है, और मैं उसको अपना डिसाइपल भी बनाऊँगा। ये सुनकर वहाँ की सारी भीड़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेनी होनी होती है कि ये बुक तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा कर ये बुक लिखी है, और ये चाइनीज़ मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावी भी होने वाला है। कोई 10 मिलियन लगा रहा होता है, कोई लगा रहा होता है, कोई 20 लगा रहा होता है, और कोई कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा डिसाइपल बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ।
ये सुनकर अब बुढ़ा बहुत ही ज़्यादा हवा में होता है, चलो और भी ज़्यादा भीड़ लगाओ। लेकिन तभी अपने एमसी की एंट्री होती है। लेकिन मास्टर, ये ऐसी क्यों लग रही है कि ये बुक मैंने लिखी है? क्या बात है, अपना एमसी तो पूरा शो कर दिया है पूरे स्टेडियम को। और हाँ, ये ड्राफ्ट ये मेरी सेकंड सिस्टर ने मुझे फोर्सफुली लिखवाने पे मजबूर किया था कि ये मैं लिख दूँ। ये सुनकर पूरा स्टेडियम शॉक हो जाता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। और हमें अब पता चलता है बुड्ढे की असलियत, जो कि ये बुक उसने माउंटेन से चुराई थी ताकि ये इससे प्रॉफिट बनाकर यहाँ से भाग चुके। और अब वो सोचता है कि वो अब एक्सपोज होने वाला है, लेकिन वो पासा पलटता है जैसे कि हर विलन करता है कि तुम हो कौन, तुम यहाँ पर अंदर कैसे घुस आए, क्या यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, जल्द से बाहर निकालो। लेकिन अब होती है अपनी सेकंड सिस्टर, मतलब अपनी एमसी की, हमारे लिए तो जो भी है तुम क्या मान के बैठे हो, अपनी सेकंड सिस्टर की एंट्री। वो कह रही होती है कि मैं भी देखती हूँ कि मेरे जूनियर को आखिर हाथ कौन लगाता है। मैं देखती हूँ कि आखिर यहाँ पर नॉनसेंस बोल कौन रहा है। जैसे ही बुड्ढा देखता है कि अपनी मुराव शाओ फेंग भी यहाँ पर आ चुकी है, जितने भी बंदे होते हैं सबके सब पागल हो जाते हैं कि एक और गोडेस आ चुकी है। अपना बंदा भी शाओ फेंग भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है अपनी सेकंड सिस्टर को यहाँ पर देखकर। लेकिन उसकी सेकंड सिस्टर कहती है, ओह तो तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। लेकिन उसकी सेकंड सिस्टर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है, तुम जैसे ही माउंटेन से आए तुम अपनी सेवन सिस्टर के पास चले गए, ना कि मेरे पास आए। आखिर तुम्हें मुझ में बुरा क्या दिखता है। लेकिन शाओ फेंग अपनी सेकंड सिस्टर को बता रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपके पास भी आना चाहता था, लेकिन सेवन सिस्टर का घर जो है वो पहले आता है और नज़दीक पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ पर गया। तभी उसकी सेवन सिस्टर भी आती है और कहती है कि ओह तो तुम मेरे घर इसीलिए आए थे, क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही एक रीज़न है। और दोनों अपने बंदे के लिए लड़ रही होती हैं, जिसके बीच में अपना बंदा शाओ फेंग पिस रहा होता है। तभी शाओ फेंग देखता है कि वो मास्टर बुढ़ा भाग रहा होता है जिसने किताब चुराई थी। तभी उसकी सेकंड सिस्टर उस बुढ़े को रोकती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, ये बुक मैंने अपने जूनियर ब्रदर के लिए लिखी थी एज अ गिफ्ट, और तुमने उसे चुराने की कोशिश भी कैसे की। वो बुढ़ा अब उससे काफ़ी ज़्यादा माथा टिका के माफ़ी मांग रहा होता है। लेकिन सेकंड सिस्टर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और अपनी सेक्रेटरी को कहती है कि कुछ भी हो जाए इसको किसी भी गिल्ड में या कहें इस देश में आने मत देना, वरना मैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाऊंगी। उसका सेक्रेटरी उसे वादा करता है कि ऐसा ही होगा। तभी वे देखते हैं कि अपना बंदा वहाँ से गायब हो चुका है। तभी सेवन सिस्टर सेकंड सिस्टर से कहती है कि वो मेरे साथ रहेगा, कुछ भी हो जाए वो मेरे ही घर में रहेगा, तुम मुझसे उसे छीन नहीं सकती। लेकिन सेकंड सिस्टर भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है अपने बंदे को लेकर। वो कह रही होती है कि वो तो डिपेंड करता है शाओ फेंग कि वो किसके साथ रहना चाहता है, देखते हैं कि वो किसे चुनता है। लेकिन अपना बंदा बाहर आ जाता है क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो चुका था। तभी उसके पास बंदे आते हैं, ये वही है। अपना बंदा देखता है वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे होते हैं, और जैसे कि हमें पता है वो ली के फादर ने भेजे होते हैं, वो अपने बंदे को पकड़ने आए होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा कह रहे होते हैं कि हमारे साथ चलो वरना तुम अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन अपना बंदा भी फुल एटीट्यूड में कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे पकड़ के ले जाओ। तभी वो उस पर अटैक करने के लिए अपने बंदों को भेजता है। लेकिन एमसी काफ़ी ज़्यादा कूल तरीके से खड़ा होता है। अपना बंदा अपनी तेज़ी की इस्तेमाल करते हुए इधर से उधर होता है, जिसे देखकर सारे बंदे हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो लीडर होता है वो सोचता है कि अपना बंदा भाग रहा है, लेकिन पीछे वाला बंदा समझ गया होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी अपना एमसी एक बंदे के पीछे आ जाता है जो अपने ही ख्याल में खोया होता है। अपना बंदा उसे धप्पा करता है और एक बहुत ही ज़ोर का स्लैप मारता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो उस बॉस के पीछे बंदा खड़ा होता है वो कहता है कि रन, तुम कितनी ज़्यादा देर तक और कितनी ज़्यादा दूर तक भाग पाओगे। एक बार मैंने तुम्हारी गूफ फैमिली को ख़त्म कर दिया ना तो तुम क्या ही कर लोगे। जिससे एमसी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके शब्द दोबारा रिपीट करने को कहता है। और भाई मैं हिम्मत तो देखो, वो दोबारा वही शब्द दोहराने वाला भी होता है। लेकिन इतने में तो अपना बंदा फुल स्पीड की इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह पे एक जोर का पंच मारता है, जिससे उड़ता हुआ वो काफ़ी ज़्यादा दूर जा गिरता है, जिससे उसके साथ आए सारे बंदे डर जाते हैं कि वो कितना ज़्यादा फास्ट था।
उसने सेकंड्स में उस बंदे को हरा दिया। अब अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है कि जल्दी से सामने आओ, और कौन है जो मेरी फैमिली को हार्म करना चाहता है। तभी बॉस कहता है कि ओ ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका होगा, जल्दी से उसे मार डालो। और वो अपने बंदे को उस पर मतलब शाओ फैंग को मारने के लिए भेजता है, लेकिन अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो किसी भी बंदे को नहीं छोड़ता और एक एक को उड़ा उड़ा के मारता है। तभी बॉस गन निकाल लेता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो शायद तुम मेरी डेथ का कारण बन सकते हो। और वो अपने बंदे पर गोली चला भी देता है, जो अपने बंदे को सीने पर लगती है। बॉस को लगता है कि अपना बंदा गोलियों को तो रोक ही नहीं पाएगा, लेकिन अपना बंदा उसे सरप्राइज करते हुए उसके सामने आता है और एक ही पंच में गिरा देता है। अपना बंदा इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि उसके शरीर पर टैटू या कई निशान बनने लगते हैं। उसकी सेकंड सिस्टर आती है और वो अपने बंदे की सिचुएशन देखते हुए एक स्पेल मारती है, एक्यूपंक्चर टेक्निक को इस्तेमाल करती है और अपने बंदे के सिर में घुसा देती है, जिससे अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी उसकी सेवंथ सिस्टर भी आती है और पूछती है आखिर शाओ फैंग को हुआ क्या है। तभी हमें सेकंड सिस्टर से पता चलता है कि अपने बंदे को एक इलनेस है और जो आखिरकार दोबारा से आ रही है। यही सारी सिचुएशन ऊपर से अपने बंदे का जो टीममेट होता है वो देख रहा होता है। अब मुझे पता नहीं है टीममेट है या फिर उसका असिस्टेंट है। अब दोनों सिस्टर्स अपने बंदे को वो फैमिली में ले आई होती हैं, जहाँ पर सेवन सिस्टर पूछ रही होती है कि आखिर इसे हुआ क्या है। तभी सेकंड सिस्टर बताती है कि शाओ फैंग एक मिस्टीरियस ब्लड लाइन से आता है। इसका मतलब है अगर अपना बंदा अपना इमोशनल या कहीं कंट्रोल खो देगा तो वो इस तरह का बन जाएगा। तभी सेवन सिस्टर कहती है आखिर ये किस तरह की पावर है, ये किस तरह की ब्लड लाइन से आता है। हमें पता चलता है कि सबसे जो एल्डर सिस्टर है उसको भी यही ब्लड लाइन से आती थी। सेकंड सिस्टर बताती है कि उसे भी ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि ये सब मास्टर्स को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। और सेकंड सिस्टर बताती है कि शाओ फैंग मतलब अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उसने अपने बंदे ने 7th ग्रेड की जो टेक्निक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मास्टर कर चुके हैं। लेकिन अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मास्टर ने जो माउंटेन्स पर रहते हैं अपने बंदे को काफ़ी ज़्यादा ऐसा कहा है कि अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसीलिए ताकि वो अपना इमोशनल कंट्रोल ना खो दे अपनी पावर के चक्कर में, इसीलिए वो अपने आप को वीक समझता है। तभी सेवन सिस्टर को पता चल जाता है कि सेकंड सिस्टर इसीलिए ड्रैगन सिटी में आई हैं। सेकंड सिस्टर बताती है कि हाँ मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मास्टर ने मुझे बता दिया था कि शाओ फैंग ड्रैगन सिटी में आने वाला है। अब दोनों बहन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं ली फैमिली पर कि उन्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। उनकी हिम्मत कैसी हुई हमारे जूनियर ब्रदर पर हमला करने की। उसके बाद जब अपना बंदा बेहोश हो चुका होता है, उसके सपने में वही फिर से सपना आ रहा होता है कि उसके माँ बाप ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा वीक था। वो उठता है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है कि वो कितना ज़्यादा वीक है, वो इतना ज़्यादा वीक क्यों है। लेकिन उसके सामने वही बंदा होता है मास्क मैन। वो कह रहा होता है कि आपकी जो पाथ है वो डिज़ाइन हो चुका है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कांटों भरा हुआ है। लेकिन अपना बंदा कहता है कि लेकिन फिर भी मैं जो मैंस हैं जिनके साथ मैं लड़ा हूँ मैं उनके मुकाबले भी नहीं था। अपना एमसी अभी भी खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा है, लेकिन मास्क मैन उसे भरोसा दिला रहा होता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कि आपकी जो बात है काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाला है। लेकिन अपना बंदा उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा होता है कि यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं अब कुछ भी करूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी एक ऑर्डिनरी लाइफ की तरह अपनी सभी सिस्टर्स के साथ बिता दूँ। तभी मास्क मैन कहता है कि तुम खुद से झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारा जो डिज़ायर है वो तुम्हारे दिल के अंदर साफ दिखाई देता है। एमसी अपने डिज़ायर के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। मास्क मैन तभी बताता है कि तू प्रूव करना अपने माता पिता की कि तुम यूजलेस नहीं हो, प्रूव करना कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और एक प्रॉपर अटेंशन और तुम भी लव डिज़र्व करते हो। लेकिन अपना बंदा उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी ये सुनकर उसकी 7 सिस्टर वहाँ पर आ जाती है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो ना, क्या कुछ हुआ है। लेकिन अपना बंदा बता देता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। वो बताता है कि आप अभी तक सोए क्यों नहीं हैं, अगर आप इतनी रात तक जागते रहेंगी तो आपके पास पिंपल हो जाएंगे और आपकी आंखों के नीचे गड्ढे आ जाएंगे।
लेकिन उसकी सेवन सिस्टर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होती है अपने बंदे को लेकर कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है क्या, आखिर मैं कैसे सो सकती हूँ जबकि तुम उठे हुए हो। और वो अपने बंदे को बिस्तर पर लिटा देती है, तो ठीक है यहाँ पर रेस्ट करो। उसकी सेवन सिस्टर अपने बंदे को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट कर रही होती है कि जब तक तुम सो नहीं जाते मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी और तुम्हें कंपनी दूंगी तुम्हें सोने के लिए। लेकिन अपना बंदे के मन में चल रहा होता है कि मैं बस अच्छे से सोना चाहता हूँ, तो क्या मैं अकेला नहीं सो सकता। और सीन कट होता है, तभी हमें दिखाया जाता है ली फैमिली के घर में, जहाँ पर वो ली का बाप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि सब मारे जा चुके हैं। वो सोचता होता है कि आखिर आखिर इतने ज़्यादा किलर, इतने ज़्यादा भयानक बंदे आखिर मारे कैसे जा सकते हैं। ये सब उसकी गलती है, तुम लू फैंग। तभी दरवाज़ा टूटता है और कुछ बंदे अंदर आते हैं। वो ड्रैगन सिटी के बिजनेस एसोसिएशन के बंदे होते हैं, जिन्हें देखकर ली का फादर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी अपने बंदे की दोनों सिस्टर्स भी आती हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे जूनियर ब्रदर को 2 बार मारने की ज़रूरत की और तुम सोचते हो कि हम सिर्फ देखते रहेंगे। ली का फादर काफ़ी ज़्यादा शौक है कि आखिर ये पर है कौन। तभी अपने बंदे की सेकंड सिस्टर बता दिया कि मैं एम्पायर कैपिटल की 100 मार्शल यानी कि 100 मेडिशन हॉल की मारुंग शाओ शाओ हूँ। ये बात सुनकर ली का फादर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि क्या आप मुरुंग शाओ शाओ हैं, वो आपका छोटा भाई है, ये मुझसे क्या हो गया। और जो बिजनेस के एसोसिएशन के बंदे होते हैं वह भी उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और उससे अपने के सारे बिजनेस कनेक्शन तोड़ देते हैं और बिजनेस से बैन कर देते हैं। अब ली का फादर काफ़ी ज़्यादा पछता रहा होता है कि आखिर ये हो गया। अपने बंदे की सेकंड सिस्टर भी जाते जाते कह रही होती है कि ये तुम्हारी खुद की गलती है, और वे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ली का फादर अभी भी सुधरा नहीं है। भाई यह बंदा अभी भी सोच रहा है कि अब ये अपने बंदे को हरा सकता है, और यहाँ तक कि ये कहता है कि मैं उसकी ब्लड लाइन को ही ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आता है कि मिस्टर ली, इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, यह आपके लीवर और किडनी के लिए अच्छा नहीं है। तभी वो उसे पहचान लेता है, जो कि होता है चू फैमिली से। वो बताता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लू फैंग से बदला लेने के लिए। तभी वो अपने बंदे को बुलाता है और एक चीज़ उसके सामने फेंकता है, जो कि एक छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन वो एक सोड होती है। और वो बताता है कि ये आपको मदद करेगी लू फैंग को मारने के लिए। और ये बात कि ली फैमिली ख़त्म हो चुकी है पूरी ड्रैगन सिटी में फैल जाती है। और दूसरी तरफ अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी मॉर्निंग है, चलो रनिंग करने चलते हैं। वो जैसे ही गेट खोलता है उसके सामने उसकी दोनों सिस्टर्स होती हैं, जो एक ब्रेकफास्ट लाई होती हैं और दूसरी मेडिसिन। अपना बंदा जल्दी कप दोनों चीज़ निपटा लेता है और फाइनली वो सोचता है कि मैं रनिंग करने जा सकता हूँ। लेकिन उसके सेवन सिस्टर बताती है कि नहीं, तुम यहीं रहोगे, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जब तक कि तुम रिकवर नहीं हो जाते तुम 1 हफ्ते तक यहीं रुकने वाले हो, समझे। उसकी सेकंड सिस्टर उसे दोबारा बेड पर घेर देती है और बताती है कि तुम्हें यहीं पर रहकर रिकवर करना है, मैं और तुम्हारी सेवन सिस्टर दोनों तुम्हारे लिए अच्छा ही करेंगी, तो तुम हमारी बात सुनो, समझे। और उसकी सेकंड सिस्टर अपने बंदे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है, लेकिन अपना बंदा कह रहा होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, अगर आप मुझे एक्सरसाइज नहीं कर देंगी तो शायद से मैं सीख हो सकता हूँ। लेकिन उसकी सेकंड सिस्टर उसे काफ़ी ज़्यादा प्यारी नज़रों से देख रही होती हैं। तभी सेवन सिस्टर भी आ जाती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ क्यों नहीं रहते, और हमें बताओ ना कि तुमने माउंटेन्स पर आखिर इतने साल तक क्या किया। वो अपने बंदों को दोनों तरफ से घेर लेती हैं और अपने बंदे को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा होता है। तभी सेकंड सिस्टर को एक कॉल आता है, जो कि क्वांटांग के तरफ से होता है, जो उसका साथी होगा शायद से। वो पूछती है आखिर इतनी सुबह तुमने कॉल क्यों किया, लेकिन जो वो बताता है उसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। वो बता के निकल जाती है कि उसे बिजनेस संभालना होगा, तो जब तक सेवन सिस्टर तुम्हारा ख्याल रखेगी। सेवन सिस्टर भी कह रही थी कि अरे जाओ ना, मैं अपने शाओ फैंग का ख्याल खुद रख लूँगी। तभी अपना बंदा उसे रोकते हुए कह रहा है कि सेवन सिस्टर यहीं रुको ना। तभी सेवन सिस्टर कहती है कि ओह, तो तुम्हें अपनी सेकंड सिस्टर की काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस हो रही है क्या। लेकिन अपना बंदा कहता है कि नहीं, मैं बस सॉरी फील कर रहा था कि उन्हें इतनी जल्दी अपने बिजनेस के लिए निकलना पड़ा। और अपने बंदे के मन में चल रहा होता है कि जब तक ये दोनों एक साथ थी तो हम एक्चुअली में बात कर सकते थे, लेकिन अब जब मेरे साथ सिर्फ सेवन सिस्टर हैं तो मेरा क्या हाल होगा। तभी सेवन सिस्टर उसे कहती है शाओ फैंग, अगर तुम सच में हील होना चाहते हो तो क्यों ना
तो क्यों ना मैं फिजिकली तुम्हें ठीक कर दूं। और उसकी 7 सिस्टर का हाथ गलत जगह जा रहा होता है। तभी अपना बंदा अपना गार्ड अप कर लेता है कि अगर रिकवर होना है तो मुझे स्लीप की ज़रूरत होगी, तो ठीक है, गुड नाइट मतलब गुड मॉर्निंग। अपना बंदा सोच रहा होता है कि मुझे 7 सिस्टर से बहुत ही ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा, वरना ये मुझे पूरा खा जाएंगी। तो इससे उसकी 7 सिस्टर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं। अपना बंदा पूरे दिन सोता है, शाम हो जाती है और उसकी 7 सिस्टर अभी भी उसके साथ होती है और बोल रही होती है कि अब तो तुम पूरे दिन सोए हुए हो, क्यों ना अब तुम उठ जाओ। लेकिन अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहा होता है क्योंकि अपनी 7 सिस्टर उसके ऊपर होती हैं। तभी उन दोनों के फ़ोन की रिंग बजती हैं जो कि अननोन नंबर से आ रही होती हैं। दोनों ही अपने कॉल उठाते हैं, लेकिन जो सुनते हैं वह काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है। 7 सीनियर को काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है और हमें पता चलता है कि तभी शाओ फेंग को शौक लगता है कि 6 सीनियर डेड हो चुकी हैं। सीन कट होता है और हमें ड्रैगन सिटी का हाई बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पर 6 सिस्टर होती है जो कि सिर्फ मरने का नाटक कर रही होती हैं। उसके सामने वही होता है चू ताओजी। वो अपने बंदे की 6 सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा रहा होता है, परेशान कर रहा होता है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, मतलब तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और तुम प्रिटेंड कर रहे हो अभी भी मरने का, तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। हायर अप्स ने इसीलिए नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा बंदा ढूंढा जाए और तुम्हें ज़िंदा पकड़ा जाए। वो और भी बताता है कि अगर मैं ये सोचूं कि जो मैंने सुना है कि तुमने वो 7 लेजेंडरी मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा हुआ है, इसका मतलब तो तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें कैप्चर करके सही किया और मैं अब तुम्हारी जितनी भी मार्शल आर्ट है वो तुमसे छीन लूँगा और तुम्हारे ही मुंह से सीखूँगा। मुझे लगता है कि तुम सोच रही होगी कि ये आखिर होगा कैसे, लेकिन मैं उसका तरीका भी ढूंढ लूँगा। मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँगा, लू फेंग को जब कैप्चर कर लूँगा और तुम्हारे मुंह से ही वो सब सुनूँगा। तभी वहाँ पर भूकंप सा आने लगता है जिससे चुई ताओजाई काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाता है क्योंकि अपने बंदे की 6 सिस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो शाओ फेंग को मारने वाला है। लेकिन उसकी 6 सिस्टर कहती है कि अगर तुमने उसको हाथ भी लगाया तो तुम काफ़ी ज़्यादा अगली मौत मरोगे। लेकिन चू ताओजियान अभी भी हंस रहा होता है कि ओह तो तुम अब बोल पड़ी, अब मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह से जीतती हो और शाओ फेंग लगता है तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम चिंता मत करो, वो अभी रास्ते में ही होगा, मैं भी देखता हूँ कि वो यहाँ पर कैसे पहुँच पाता है। तुम्हें सही में लगता है कि अगर वो यहाँ पर आ पाया तो वो क्या जिंदा बच पाएगा? लेकिन तभी 6 सीटर उसे गाली दे रही होती है कि चू ताओजाई उसे लात मारता है कि तुम बस देखो और यहाँ पर रेस्ट करो, मैं बताता हूँ कि तुम्हारा जूनियर ब्रदर की हड्डियाँ कैसे टूटती है और मैं खुद उसकी एक एक हड्डियाँ तोड़ूंगा। तभी हमें उस शिप का सीन दिखाया जाता है बाहर का, जहाँ पर ली के फादर भी होते हैं। वो अब पछता रहे होते हैं कि अगर मैंने वो वीडियो ना अपलोड की होती तो आज कुछ और होता। चाहे अगर मैं लू फेंग को मार भी दूँ तो उसके जो भी साथी हैं, मतलब उसकी 7 सिस्टर्स जो भी हैं, वे उसे मारने के लिए ज़रूर आएंगी। तभी चुई ताइजाई अंदर आता है, मतलब बाहर आता है और कहता है कि अब तुम रिग्रेट कर रहे हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुका है, अब तुम पीछे नहीं मुड़ सकते क्योंकि तुमने वीडियो जो अपलोड कर दी है। वो नीचे उतरता है और सोचता है कि वो कभी भी आता होगा, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके बंदे पर एक हाथ आता है जो कि अपने बंदे ने उसकी बंदे को, मतलब सभी बंदे को हरा दिया है। अब अपना बंदा उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से की नज़र से देख रहा होता है। चू ताओजाओ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही झटके में उसके सभी बंदे मारे जा चुके हैं। अपना बंदा पूछता है कि उसकी 6 सीनियर सिस्टर कहाँ पर है। तभी चू फैम चिल्ला के बोलता है कि तुम वो नहीं हो क्या, तुम वो यूजलेस डिसाइपल नहीं हो क्या, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा मार्शल आर्ट्स कहाँ से आई, ये कैसे हो सकता है, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। तभी उसके पीछे वही मार्क्समैन आ जाता है कि तुम्हें पता भी है कि हमारे यंग मास्टर की आइडेंटिटी क्या है। वो पूछता है आखिर अब तुम कौन हो। तभी वो मार्क्समैन अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है और उसे पकड़ लेता है और वो बताता है कि चलो मरते मरते तुम्हें ये तो बता दूं कि वो है कौन। वो बताता है अपने बंदे के बारे में कि अपने बंदे का सरनेम है डी एम्परर, जो कि हमें इतनी ज़्यादा क्लियर तरीके से नहीं बताया जाता है, लेकिन अब वो मारा जा चुका है। तभी हमें पीछे से आवाज़ आती है ली के फादर की, जो कि चिल्ला रहा होता है कि ये तो एक मर्डरर है, लेकिन अगले ही पल वो खुद मर चुका होता है। तभी अपना बंदा ऊपर आता है अपनी 6 सीनियर को देखने के लिए, जो कि अभी भी जिंदा होती है।
अब अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा सैंटी हो जाता है अपनी 6th सीनियर सिस्टर को देखकर कि वो अभी भी जिंदा है। सीनियर सिस्टर भी उसे ग्रीटिंग करती है कि तुम्हें तो देखे काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है।